कथा कहानी किस्सा के मित्रों को नमस्कार। युद्ध हजारों साल के मानव के विकास पर कलंक की तरह है। 21वीं सदी में भी कई देश युद्धरत हैं और कई एक दूसरे को ललकार रहे हैं। आज प्रस्तुत है युद्ध की विभीषिका पर आधारित रूसी लेखक अलेक्जेंडर कुपरिन की रूसी कहानी की हिंदी प्रस्तुति युद्ध की आग। सैनिकों की एक कंपनी कैप्टन मार्कोफ के नेतृत्व में निर्धारित जगह पर पहुंच चुकी थी। कंपनी कुछ लोगों को दंड देने के लिए शुरू किए गए अभियान में भाग लेने यहां पहुंची थी। अपनी लंबी, थकाऊ और परेशान करने वाली रेल यात्रा के बाद सैनिक चिड़चिड़े, दुखी और परेशान हो गए थे। काफी देर बाद कठिन से नाम वाला कोई स्टेशन आया था और उन्हें पीने के लिए वोदका और बियर दी गई थी। किसान से लग रहे लोग ये सामान लेकर स्टेशन पर आए थे। सैनिक खुशी से नाच रहे थे और गाना गा रहे थे, लेकिन उनके चेहरों पर उदासीनता दिखाई दे रही थी। उसके बाद कंपनी ने अपना काम शुरू किया। अब अधिक देर तक कैदियों का बोझ नहीं उठाया जा सकता था। जिस भी व्यक्ति पर शक था और जिनके पास भी पासपोर्ट नहीं थे, उन सभी को बंदी बना लिया गया था। इन सभी बंदियों को बिना कुछ कहे सुने रेलगाड़ी से उतार कर गोली मार दी गई। कैप्टन मार्कोफ के मनोवैज्ञानिक विश्लेषण को गलत भी नहीं कहा जा सकता। उसका मानना था कि परेशान, भ्रमित और बात बात पर गुस्सा हो रहे सैनिकों को हिंसा के इस तरह के काम से कुछ दिमागी संतुष्टि मिलती है। 31 दिसंबर की रात कंपनी आधे से ज्यादा बर्बाद हो चुके एक बड़े से फार्म में रुकी। वो शहर से अभी करीब 15 किलोमीटर दूर थे और कैप्टन चाहता था कि कल दोपहर 3 बजे तक कंपनी वहां पहुंचे। उसे पता था कि उसकी कंपनी को शहर पहुंचकर गंभीर किस्म का लंबा काम करना है। वो सोच रहा था कि सैनिक जितना हो सके उतना आराम कर लें और कुछ ताजा दम हो जाएं। उसने आदेश दिया कि सभी सैनिक अपने ठहरने के लिए उचित स्थान देख लें और आराम करें। वो खुद एक बड़े से कमरे में ठहर गया था। कमरे में पुरानी शैली का एक फायरप्लेस बना हुआ था और किसी जमींदार से मांगकर एक बिस्तर वहां बिछा दिया गया था। तेज बर्फीली हवा वाली रात अचानक से फार्म पर कब उतर आई, किसी को भी पता नहीं चला। अपने कमरे में फायरप्लेस के सामने मार्कोफ बैठा हुआ था। उसने अपने घुटनों के ऊपर एक नक्शा फैला लिया था और वो आसपास के इलाके को समझने की कोशिश कर रहा था और फार्म से शहर की दूरी का हिसाब लगा रहा था। फायरप्लेस में जल रही लकड़ी की लाल रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसका चौड़ा माथा, तलवार की तरह मूछें और मजबूत ठोड़ी उसके चेहरे को कठोर बना रही थी। सार्जेंट मेजर ने उसी समय कमरे में प्रवेश किया। उसके कपड़ों से बारिश का पानी टपक रहा था। वो कुछ क्षण चुपचाप खड़ा रहा। उसे ऐसा महसूस हुआ कि कैप्टन को उसके आने के बारे में पता ही नहीं चला, इसलिए वो हल्के से खांसा। कैप्टन ने अपना सिर पीछे की तरफ झुकाते हुए पूछा, कौन है? सार्जेंट मेजर ने जवाब दिया, जी हाँ, मैं हूं श्रीमान। सब कुछ एकदम दुरुस्त है। तीसरी प्लाटून को पहरेदारी पर लगा दिया गया है। पहली चर्च पर तैनात है और दूसरी कैप्टन बात काटते हुए बोला, ठीक है। और कुछ? क्या पासपोर्ट बता दिया है? सार्जेंट बोला, जी हाँ श्रीमान। इतना कहकर सार्जेंट चुप हो गया और इस बात का इंतजार करने लगा कि शायद कैप्टन कुछ कहे। जब कैप्टन ने कुछ नहीं बोला तो सार्जेंट ने धीमी आवाज में कहा, श्रीमान जी, उन 3 कैदियों को क्या करना है जिन्हें? कैप्टन ने सार्जेंट की बात काटते हुए गुस्से से कहा, तीनों को गोली मार दो। मुझसे इन कैदियों के बारे में अब और बात मत करना, समझे? सार्जेंट ने आदरपूर्वक जवाब दिया, जैसा हुक्म श्रीमान जी। इसके बाद दोनों चुप हो गए। कैप्टन बिना अपने कपड़े उतारे ही बिस्तर पर लेट गया। सार्जेंट की छाया दरवाजे के आसपास दिखाई दे रही थी। ऐसा लगता था कि वो अभी गया नहीं है। उसके न जाने के पीछे कुछ कारण जरूर था। उसकी उपस्थिति का अंदाज लगाते हुए कैप्टन ने पूछा, और कुछ? सार्जेंट ने हड़बड़ाते हुए जवाब दिया, नहीं श्रीमान जी, और कुछ नहीं। फिर जैसे कैप्टन के आदेश को पूरी तरह से पक्का करने के लिए उसने पूछा, श्रीमान जी, सैनिक जानना चाहते हैं कि बूढ़े कैदी का क्या करना है? कैप्टन अपने बिस्तर से उठता हुआ गुस्से से चिल्लाया, गेट आउट। ऐसा लग रहा था कि कहीं वो सार्जेंट पर हाथ ही न छोड़ दे। सार्जेंट जैसे खतरे को भांप चुका था। वो तुरंत दरवाजे की तरफ लपका और उसने हैंडल को पकड़ लिया। फिर उसने गंभीर आवाज में कहा, श्रीमान जी, आपको नए साल की बहुत बहुत बधाइयां। नया साल आपके लिए। उसकी बात काटते हुए कैप्टन ने कहा, धन्यवाद। सुनो, कल सुबह राइफलों की चेकिंग सही ढंग से करवा लेना।
कमरे में अब कैप्टन मार्कॉफ अकेला रह गया था। बिना अपने कपड़े उतारे वो अपनी तलवार समेत बिस्तर पर फायरप्लेस की तरफ मुंह करके पसर गया। उसका चेहरा अचानक बदला बदला सा लगने लगा। वो बूढ़ा नजर आ रहा था। उसका सिर उसके कंधों पर झुका हुआ था और वो परेशान और दुखी दिखाई दे रहा था। पिछले पूरे हफ्ते वो बुखार में तपता रहा और अपनी बीमारी को उसने केवल अपनी इच्छा शक्ति से दबाए रखा हुआ था। उसकी कंपनी के किसी भी सैनिक को खबर नहीं थी कि रात में उसका बुखार बढ़ जाता है। वो कांपता रहता है और कई बार बेहोश भी हो जाता है। दर्द से वो तड़प जाता था। कभी कभी वो बेहोश हो जाता था और रात को उसे भयानक सपने दिखाई देने लगते थे। वो अपनी पीठ के बल लेटा हुआ बुझ रही आग की नीली लपटों को देख रहा था। हर बदलता हुआ पल उसे कमजोर कर रहा था और उसे चक्कर आ रहे थे। उसे पता था कि मलेरिया के साथ उसे इन सब चीजों को भुगतना ही पड़ेगा। उसका दिमाग उस बूढ़े कैदी से छुटकारा नहीं पा रहा था जिसे आज सुबह ही गिरफ्तार किया गया था और जिसके बारे में सार्जेंट मेजर ने कुछ देर पहले उससे बात की थी। मार्कॉफ को महसूस हो रहा था कि सार्जेंट मेजर के मन में उस बूढ़े के लिए जो झिझक थी वो कुछ हद तक ठीक ही थी। उस बूढ़े में कुछ तो खास था। जीवन के प्रति उसकी उदासीनता में कुछ ना कुछ गरिमा तो थी। इस गरिमा में शराफत और गहरा दुख भी दिखता था। इस तरह के लोग कैप्टन को लाओयान और मुगदेन में भी दिखाई दिए थे। युद्ध के मैदान में दम तोड़ रहे लोगों में भी उसे ऐसी ही विरक्ति दिखाई देती थी। आज सुबह ही जब 3 लोगों को उसके सामने लाया गया तब उसने कह दिया था कि इन तीनों के साथ दुश्मन के जासूस जैसा व्यवहार किया जाएगा। इतना सुनते ही 2 लोगों के चेहरे आतंक से फक पड़ गए, लेकिन बूढ़ा इस पर उदासीन सा दिखाई दे रहा था। बल्कि यह कहना ठीक रहेगा कि वो हल्की सी मुस्कुराहट लिए कैप्टन को दया और करुणा के साथ देख रहा था। मार्कॉफ ने अपनी सूजी हुई आंखों को बंद कर लिया था और उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि वो एक अंधेरी गहरी गुफा में समा रहा है। बूढ़े के बारे में वो सोच रहा था कि अगर वो वास्तव में विद्रोहियों में से एक है तो उसके पास महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होगी। उसने उन लोगों को गोली मारने का जो निर्णय लिया था वो एकदम ठीक है, लेकिन अगर बूढ़ा निर्दोष हुआ तब तो वास्तव में यह बुरा होगा। लेकिन उसके कारण बाकी 2 लोगों को तो नहीं छोड़ा जा सकता। कल ही जिन 15 लोगों को गोली मारी गई थी उनसे इस बूढ़े को अलग कैसे माना जा सकता है? नहीं, कल जो कुछ हुआ उसके बाद बूढ़े को छोड़ देना कहीं से भी न्याय संगत नहीं होगा। तभी कैप्टन की आंख खुली और डर गया। उसके बिस्तर के पास एक छोटे से स्टूल पर वही बूढ़ा बैठा हुआ था जिसे सुबह होते ही गोली मारने का आदेश था। उसका सिर आगे की तरफ झुका हुआ था और उसने अपनी हथेलियों को अपने घुटनों पर रखा हुआ था। वो किसी गहरी चिंता में डूबा हुआ था। मार्कॉफ अलौकिक शक्तियों में विश्वास करता था। वो अपने पास एक थैला भी रखता था जिसमें कुछ पवित्र हड्डियां रखी हुई थीं। लेकिन उसे कायर तो बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता था। बहुत रहस्यमयी और अलौकिक घटनाओं में भी वो अपना आपा नहीं खोता था। उसे ऐसा लगता था कि इस तरह की घटनाओं से डर जाने में भी उतनी ही शर्मिंदगी है जितनी दुश्मन के सामने डर कर भागने या दया की भीख मांगने में है। अपनी आदत के अनुसार उसने तुरंत अपनी रिवॉल्वर निकाल ली और बूढ़े के ऊपर तान दी। वो जोर से चिल्लाया, अगर जरा सा भी हिले तो तुम्हें नरक में पहुंचा दूंगा। बूढ़े आदमी ने हल्के से अपना सिर घुमाया। सुबह के जैसी मुस्कुराहट इस समय भी उसके होठों पर थी। कैप्टन के दिमाग में यह मुस्कान ठहर सी गई थी। बूढ़े ने कहा, घबराओ नहीं कैप्टन, मैं किसी भी गलत इरादे से तुम्हारे पास नहीं आया हूं। कोशिश करो कि सुबह तक तुम किसी का कत्ल न करो। बूढ़े की आवाज उसकी मुस्कुराहट की तरह रहस्यमयी, सपाट और भावना शून्य थी। बहुत पहले बचपन में मार्कॉफ जब किसी कमरे में अकेला पड़ जाता था तब उसे इस तरह की आवाज सुनाई पड़ती थी। ऐसी आवाजें जिनमें कोई हाव भाव नहीं होता था, कोई रंग नहीं होता था। ये आवाजें उसे नाम से पुकारा करती थी। बूढ़े की रहस्यमयी मुस्कुराहट का ही प्रभाव था कि कैप्टन ने अपनी रिवॉल्वर तकिए के नीचे रख दी और अपने सिर के नीचे हाथ रखकर फिर से लेट गया। उसने एक पल के लिए भी बूढ़े से अपनी आंखों को हटने नहीं दिया। कुछ समय तक कमरे में गहरा सन्नाटा छाया रहा। मार्कॉफ को केवल अपनी घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। इसके अलावा फायरप्लेस में जल रही लकड़ियों के चटकने की आवाज भी आ रही थी। बूढ़े ने बोलना शुरू किया, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूं मार्कॉफ। मेरे इस सवाल का जवाब तुम्हें किसी जज, किसी अधिकारी या किसी सम्राट को नहीं देना है।
केवल अपनी अंतरात्मा को तुम्हें जवाब देना है। बूढ़े की बात सुनकर मार्कोफ ने इस तरह से कंधे उचकाए जैसे बूढ़े की बात कोई मजाक हो। वो बोला, बुजुर्गवार, तुमको ज्यादा ही बेतकल्लुफी से बात कर रहे हो। तुम्हारे लहजे से ऐसा नहीं लगता कि तुम्हें इस बात की चिंता है कि 4 घंटे बाद ही तुम्हें गोली मार दी जाएगी। पर कोई बात नहीं, अगर तुम चाहते हो तो चलो बातचीत कर लेते हैं। तुम पूछ रहे हो कि मैं अपनी अंतरात्मा को क्या जवाब दूंगा। पहली बात तो यह कि मैं एक सैनिक हूं और मेरा पहला कर्तव्य आज्ञा का पालन करना है। दूसरी बात, मैं एक रूसी हूं। मैं सारी दुनिया को यह बता देना चाहता हूं कि अगर कोई भी रूस के आगे खड़ा होने की हिम्मत करेगा तो उसे कीड़े की तरह कुचल दिया जाएगा, उसे धूल में मिला दिया जाएगा। अरे मार्कोफ, रुको रुको, तुम्हारे शब्दों में खून की प्यास और अहंकार दिखाई दे रहा है। कितना झूठा है ये सब। अगर तुम किसी चीज को पास से ध्यान से देखो तो तुम्हें उसकी छोटी सी छोटी खासियत भी दिखाई देती है, लेकिन अगर तुम कुछ दूर चले जाओ तो तुम्हें उसका वास्तविक आकार दिखाई देने लगता है। क्या तुम सोचते हो कि तुम्हारा देश महान है, अमर है? तुम्हें नहीं लगता कि फारसी भी कभी ऐसा ही सोचते थे? मैसिडोनिया, गौरवशाली रोम, यूरोप को जीतने वाले हूण भी ऐसा ही सोचते थे। लेकिन इतिहास से पूछो, इनकी अपार शक्ति का क्या हुआ? मैं ये भी बता दूं कि इनसे पहले भी बहुत शक्तिशाली, विशाल और महान साम्राज्य हुए। उनका क्या हुआ? जीवन इन सब से शक्तिशाली साबित हुआ। एक एक करके जीवन ने इन्हें समाप्त कर दिया। इनका नामो निशान भी अब नहीं मिलता। कैप्टन से ये सहन नहीं हुआ। वो बोला, ये सब बेवकूफी है। इतिहास अपना रास्ता अपने आप बनाता है। हम ना तो इतिहास को निर्देश दे सकते हैं और ना रास्ता दिखा सकते हैं। बूढ़ा मुस्कुराते हुए बोला, तुम उस शुतुरमुर्ग की तरह हो जो शिकारी को देखकर अपना मुंह रेत में छुपा लेता है। मेरी बात का यकीन करो, आज से 100 साल बाद, 200 साल बाद तुम्हारे बच्चों के बच्चे अपने हत्यारे और क्रूर पूर्वज अलेक्जेंडर मार्कोफ के बारे में बात करते हुए शर्मिंदा होंगे। ये बात सुनकर मार्कोफ बोला, तुम बहुत बढ़ चढ़कर बोल रहे हो। मैं ऐसे कई सपने देखने वालों को जानता हूं जिनका कहना है कि तलवारों को छोड़कर हमें हल उठा लेने चाहिए। मैं ऐसे किसी भी राज्य में नहीं रहना चाहता जहां भ्रम में जीने वाले बेवकूफों का राज हो। ताकत और कठोरता से ही शक्तिशाली व्यक्ति का चरित्र बनता है। फिर भी मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूं और सच सच बताना, क्या तुम यहीं के रहने वाले हो? बूढ़े के मना करने पर मार्कोफ ने फिर पूछा, तो पैदा तो इसी इलाके में हुए होगे? बूढ़े के एक बार फिर से मना कर देने पर मार्कोफ झुंझला गया। वो बोला, तुम यूरोपीय तो हो, क्या जर्मन हो, रूसी हो, अंग्रेज हो, फ्रेंच हो, क्या हो? बोलो। बूढ़े के एक बार फिर से ना कहने पर मार्कोफ गुस्से में आ गया। अपनी मुट्ठी बिस्तर पर पटकते हुए उसने कहा, अगर तुम ये सब नहीं हो तो कौन हो? तुम्हारा चेहरा मुझे जाना पहचाना क्यों लग रहा है? क्या हम पहले कहीं मिल चुके हैं? बूढ़े व्यक्ति ने अपना चेहरा झुका लिया। कुछ देर बाद उसने झिझकते हुए कहा, हाँ, हम मिल चुके हैं मार्कोफ, लेकिन तुमने मुझे कभी देखा ही नहीं। शायद तुम भूल गए हो। प्लेग की महामारी के समय तुम्हारे चाचा ने एक सुबह 59 लोगों को फांसी पर चढ़ा दिया था। मैं उस समय भी उससे 2 ही कदम दूर था। उसने भी मुझे नहीं देखा। मार्कोफ कुछ याद करता हुआ बोला, हाँ, 59 आदमी मुझे याद है, लेकिन वो सभी आतंकवादी थे। बूढ़े ने अपनी बात आगे बढ़ाई, मैंने तुम्हारे पिता की उस क्रूरता को भी देखा है जो उन्होंने सेवास्टोपोल में दिखाई थी। मुझे तुम्हारे इस्माइलिया के कब्जे की घटना भी याद है। मेरी आंखों में इतना खून बह चुका है कि उसमें पूरी दुनिया समा सकती है। मैं नेपोलियन के साथ आउश्विट्ज़, सेना, फ्रीडलैंड और रोडिना में भी रहा हूं। मैंने लुईस 16 के गिलोटीन से कटे हुए सिर को भी देखा है, जिसे देखकर भीड़ ताली बजा रही थी। मैं सेंट बार्थोलोम्यू में उस समय भी उपस्थित था जब कैथोलिक सैनिकों ने होंठों पर प्रार्थना के साथ हजारों निर्दोषों का कत्ल कर दिया था। मैंने अटीला और चंगेज खां और सलीमन जैसे खूंखार विजेताओं की बर्बर सेना का भी पीछा किया है।
मैं रोमन के बीच उस समय भी उपस्थित था जब उन्होंने ईसाई लोगों को जानवरों की खाल के अंदर सिल दिया था और उन्हें कुत्तों से कटवाया था। मैंने नीरो की खूनी हिंसा को भी देखा है और जेरूसलम में यहूदियों का रुदन भी सुना है। बूढ़े की बात सुनकर मार्कोव चिल्लाया, तुम केवल सपना हो, तुम मेरे भ्रम के अलावा और कुछ नहीं हो। जाओ यहां से, भागो यहां से, जाओ। बूढ़ा अपनी जगह से खड़ा हुआ। उसका झुका हुआ शरीर अचानक बहुत लंबा दिखने लगा। ऐसे लगा कि उसका सिर छत को छू रहा है। वो अपनी नीरस आवाज में धीरे से कह रहा था, मैंने वो दिन भी देखा है जब पहली बार आदमी का खून पृथ्वी पर गिरा था। ये झगड़ा दो भाइयों का था। उनमें से एक शरीफ, मेहनती और दयालु था, जबकि बड़ा भाई घमंडी और ईर्ष्यालु था। एक दिन दोनों प्रभु के लिए उपहार लेकर आए। छोटा भाई पृथ्वी के फल लाया, जबकि बड़ा भाई जानवरों का मांस लेकर वहां पहुंचा। बड़े भाई के मन में छोटे भाई के लिए दुर्भावना थी। बड़े भाई की इस दुर्भावना ने पूरी दुनिया को अपनी आगोश में ले लिया। बड़े भाई की आत्मा पर घृणा और ईर्ष्या ने कब्जा कर लिया और फिर पृथ्वी पर पहला कत्ल हुआ। मार्कोव जोर जोर से चिल्ला रहा था, जाओ यहां से, भागो, भगवान के लिए जाओ यहां से। बूढ़े ने बोलना जारी रखा। मुझे उसकी आंखों में मृत्यु का आतंक साफ दिखाई दे रहा था। उसकी भिंची हुई मुट्ठियों में रेत भर गई थी जो खून से सनी हुई थी। कुछ ही देर में उसकी देह ठंडी पड़ गई। उसे देखकर कातिल आतंकित हो गया। उसने अपना मुंह अपने हाथों में छुपा लिया और जंगल की तरफ भाग गया। वो कांपता हुआ खड़ा था कि उसे ईश्वर की आवाज सुनाई दी, कैन, तुम्हारा भाई आबेल कहाँ है? मार्कोव बोल भी नहीं पा रहा था। उसके होंठ हिल ही नहीं रहे थे। फिर भी कोशिश करके उसने कहा, मुझे परेशान मत करो, यहां से चले जाओ। लेकिन उसे बूढ़े आदमी की आवाज लगातार सुनाई दे रही थी। मैंने कांपते हुए प्रभु से पूछा कि क्या मैं अपने भाई का रखवाला था? उसके बाद मुझे प्रभु द्वारा दिया गया शाप सुनाई दिया, जब तक ये पृथ्वी रहेगी तब तक तू जिंदा लोगों के बीच रहेगा। तू हजारों सालों तक दुनिया भर में भटकता रहेगा। तुझे पृथ्वी पर हो रहे रक्तपात के अलावा और कुछ नहीं दिखाई देगा। तेरे कानों में केवल मरने वालों की पीड़ा और कराह सुनाई देगी। ये तुझे अपने भाई की याद दिलाती रहेगी जिसे तूने कत्ल किया था। कुछ क्षण की शांति के बाद बूढ़े ने जब बोलना शुरू किया, उसका एक एक शब्द मार्कोव के कान में बहुत पीड़ा पहुंचा रहा था। बूढ़ा कह रहा था, हे प्रभु, आपका न्याय भी कितना निष्ठुर है। हजारों शताब्दियां बीत चुकी हैं। मैं मरने का इंतजार कर रहा हूँ। कोई क्रूर आवाज मुझसे तुरंत उस जगह पर पहुंचने के लिए कहती है जहाँ युद्ध हो रहा है। वहाँ युद्ध में सैनिक अपने ही खून में लिपटे पड़े रहते हैं। माँ अपने बेटे के लिए रोती है और मुझे, जो मैं पहला कातिल हूँ, तरह तरह के शाप दिए जाते हैं। मेरे दुखों का कोई अंत नहीं है। मैं जब भी कहीं खून बहता हुआ देखता हूँ तो मुझे अपना भाई दिखाई देता है, जो जमीन पर गिरा पड़ा है और जिसकी मुट्ठियों में रेत भरी हुई है। मैं जोर जोर से चिल्लाता हूँ, उठ मेरे भाई, उठ जा मेरे भाई, लेकिन कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। श्रीमान जी उठिए। मार्कोव ने देखा कि सार्जेंट मेजर उसके सामने खड़ा है। उसके हाथ में एक टेलीग्राम है। कैप्टन तुरंत अपने पैरों पर खड़ा हो गया। फायरप्लेस में जल रही आग कब की बुझ चुकी थी और पूरब से उगते हुए सूरज का पीला प्रकाश दिखाई देने लगा था। मार्कोव ने अपनी कांपती हुई आवाज में कहा, उनका क्या हुआ? मेरा मतलब, सार्जेंट मेजर ने कहा, श्रीमान जी का जैसा हुक्म था उसका पालन किया गया। मार्कोव ने पूछा, और वो बूढ़ा? सार्जेंट ने जवाब दिया, जी उसे भी। कैप्टन अपने बिस्तर पर गिर पड़ा। उसे लग रहा था कि उसके अंदर कोई शक्ति ही नहीं बची है। सार्जेंट मेजर सावधान की मुद्रा में उसके पास ही खड़ा था और आदेश की प्रतीक्षा कर रहा था। कैप्टन मार्कोव अपनी कमजोर आवाज में बोला,
मेरे भाई, अब तुम ही मेरी जगह कमान संभालो। मैं इस बदन तोड़ बुखार से बहुत परेशान हो चुका हूं। मैं अपना त्याग पत्र आज ही भेज दूंगा। शायद जल्दी ही मैं पूरी तरह से विश्राम पर चला जाऊं। वो मुस्कुराना चाहता था, लेकिन इस कोशिश में उसका चेहरा अजीब सा हो गया। युद्ध की आग। अभी आपने रूसी कथाकार अलेक्जेंडर कुप्रिन की रूसी कहानी की ये हिंदी प्रस्तुति सुनी। अगर आप लेखक और कहानी के बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। कहानी के बारे में आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में भी जरूर लिखें। जल्दी मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। नमस्कार।